नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द्विवेदी प्यारी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गबन का दूसरा भाग। रमानाथ, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेंपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो, कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रश्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबराकर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली। संदूकची वहां न थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपए आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बिक्री पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की। दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता? 1500 रुपए में 2500 रुपए के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपए और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी? जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस पर बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरियां, पड़ोसने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले, जड़ाऊ है या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना गाह हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों है। ना कुछ खाती पीती है, ना किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया,
पड़ोस ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोकशैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर वह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात न टाल सकता, पर ये कुछ कहें भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद न आती। मुंह देखे की मोहब्बत है। माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ? वह रमा से केवल खिंची ही न रहती थी, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का ये फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। ये चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं पर ये अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी ना जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल जाती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। ये भी जानता था कि ये मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। ये आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस न दिखता था जो कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें न की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और ये उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर न रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जालपा, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रामानाथ,
भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ ये भी तो सोचो। जालपा, ये सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। ये कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे ये सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम, जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तरबंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था? जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं। न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है। मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से तो पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वो मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते? जालपा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पहुंच सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी पूछता है? मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे दें? रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है। नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी? 50,000 बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई, मेरे दिल पर जैसे गुजरती है वो दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर लीं। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है। नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक ये सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, ये तुमने खूब अच्छी तरकीब बतलाई। कल जरूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना। कल ही थोड़े लौट आओगे? रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूं? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहाँ मेरी जान पर बनाएगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती।
शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोन्हे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं न मानूंगी। पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सब प्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते। दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई थी। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देख आएं, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कहीं का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें। 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी 2 बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपए होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बिठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मुहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक ये प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही न जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चलो तो आप जी लग जाएगा, जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें, बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए। तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरी मुहरें उड़ाते जाते हैं, इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है,
मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा दिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चे वाले आदमी क्या करें? 30 रुपए में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हों, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हों, वो आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वह भलमनसी के साथ निर्वाह कर सकें, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कह कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा दिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। ये लीजिए शय, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें ये जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजीब वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मानसी किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके। फिर शय। रामानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। ये शय और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी हों तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा जाइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा ले, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया, फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है। मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को ये विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए, इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो ये विश्वास जाता रहा, उल्टे ये भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी न कीजिएगा? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिभड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा? रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धोले भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधा घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ ये तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी?
महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसियों सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदे कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, ये सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिराए। पानी आना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपए थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं, तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान लगा लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, ये भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नजरों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा? भला 60 सभार तो होते। रमानाथ, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रोब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे? गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकम मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूंगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बताऊंगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बस 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर आकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली।
उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को ये क्या सूझी, ये तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे ना लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, नाराज ना होंगी? जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है, उस वक्त दया ना आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन हैं, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को ये दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ ये भी चला जाता। जालपा, मैं इसे लूंगी नहीं, ये निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा। रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रूंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोए भी हों, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दें तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनों को दिया जाता है, मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। ये कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन ना आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्दी चेतेगा, उसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने लिए ही रखिए, ये मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहया न था। दयानाथ ने फिर कहा, ये जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए मिले। रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद 4-6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से ना घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वो जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाठ हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही न पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए। फटे हाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं।
सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने ना आने पाए। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधा घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही ये जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह पर वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों न दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है। खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपए महीना लेते थे, मगर ये कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सही से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबरवार आए। एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, ये बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, जो पहले आए उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। ये नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, ये इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थीं। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। ये अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग रूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोंकर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहे करो, तुम पर आंच तक न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठीकरा समझता था। क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जवान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब ये हाल था तो चपरासियों और मुहर्रिरों का पूछना ही क्या। सबके सब रमा के बिना दामों के गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी न हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आईं, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया।
पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हसीना उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह उधर कर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की? मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहां किसके मुंह में कालिक लगती? जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वह जाने से इनकार न कर देते? रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई, और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है, और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर ये कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई? उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। ये कौन जानता था कि डोली उतरते ही ये विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वो हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपए से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, ये वो अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूं जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा कोई दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दें तो? यह संभव है बहाना करके टाल दें। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी, लज्जित होना पड़ेगा।
अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीजें ले ली जाएं। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं। जालपा को नींद आ रही थी, आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। जालपा की आंखें खुल गईं। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर आया हूं, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं। रमानाथ, नहीं, ये बात नहीं। इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफ से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं। मैं वैश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को न कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले ना मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आधा महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे। रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है। जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी न सकें, मगर कल मैं जरा सर्राफ की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे। ये मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए। मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते। सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते, खूब बहार रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो न थी। हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वैश्याएं भी आई थीं। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्याएं ना आने पाएंगी, फिर ये क्या किया। इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वैश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आएगी। रमानाथ, वैश्याएं न हो तो झांकी देखने जाए ही कौन। सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा वश चले तो मैं कानून से ये दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आधा बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ।
ना कोई चीज बनवाई ना खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, वादे पर लूंगा। रमेश, इस खप्त में न पड़ो, जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं, उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है। जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं, यूं मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहां एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूं तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियां हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहां जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होंठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें ये सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुंचे ना सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें न हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने न पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। तो दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। शेष कहानी अगले भाग में। नमस्कार।